ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, कि r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू को, मतलब ये जो 0.15 की वैल्यू है, ये यहां पे फाइनली आपको मिला हुआ है। वीडियो रुक तो नहीं रहा है ना बेटा किसी को बीच बीच में? नो सर। सबको क्लियर आना चाहिए यार, क्योंकि अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ। अब आप बोलेंगे सर आपने तो दो वैल्यू लिखी है। अरे ऐसे ही इस वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, ऐसे ही इस वैल्यू को भी। अब मैं कब तक करूंगा, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले का, 4 वाले का, 5 वाले का, 6 वाले का करते करते तो मैं थक जाऊंगा ना। तो इसलिए मैं डायरेक्टली एक टेबल लिखता हूं। इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, कोई डेरिवेशन आने वाला नहीं है। आपको ये वैल्यू कैसे आया वो मैं आपको समझा दिया। ऐसे ही इसको इस तरीके से कैलकुलेट करने से ऐसा, और भी बहुत सारी वैल्यू है। तो फाइनली मैं ऐसे कुछ लिखता हूं जो टेबल आपका मेन काम का है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल का या किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, या ऐसे लिखता हूं, अगर या ये इसको लिखता हूं रेडियस रेशियो, यहां पे लिखता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना। अगर किसी एटम का रेडियस रेशियो 0.15 से लेके 0.22 के बीच में आ रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होगा? 3 होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का, देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल का, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये आपका टी का मतलब, 3 का मतलब ट्राइगोनल के लिए है। किसी मॉलिक्यूल का 0.22 से लेके 0.41 तक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। थर्ड वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.41 से 0.7, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना। चौथा लिख देता हूं 0.73 से लेके 1.0 के बीच में होगा, तो 8 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल जो भी आपने लिखा, क्यूबिक वॉइड्स। अगर किसी वॉइड्स का रेडियस रेशियो इतना के बीच में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो ट्राइगोनल वॉइड्स बनाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। किसी वॉइड्स का अगर रेडियस रेशियो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और वो कौन सा वॉइड्स बनाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बनाएगा। किसी का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों के बीच में है, तो आप बोलेंगे ये आएगा। तो आप देखें, हमने एक वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये बहुत सारे वैल्यू बचे। इतना करते करते तो हम थक जाएंगे ना। समझ रहे बेटा आप लोग? तो आपको ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि कैसे वो आया। आपको ध्यान ये देना है कि कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में कौन सा वॉइड्स, कौन सी जियोमेट्री वाला कंपाउंड बनेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। क्या जो बात मैं आपसे कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना सही से? क्लियर हो रहा है ना बेटा सभी को? चलिए, तो अब आप लोगों को अगर क्लियर हो ही गया है, तो कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को वेरी सिंपल टाइप की प्रॉब्लम करवाऊंगा, तब थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। ठीक है। ठीक है ना। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये आपको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड है। टू आयन A positive and B negative have a radii (220 और 88 पिकोमीटर, सॉरी 200 लिखी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ठीक, in the closed packed crystal of compound crystal of compound A B, predict the coordination number of प्रिडिक्ट है, कैटायन का ही होता है जनरली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ए का मतलब वॉइड्स, वॉइड्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना। निकालो बेटा इसको, तो जरा करो तो इसको। ओके तब से बस 2 ही बच्चों के आंसर आ पाए क्या? इतनी बुरी हालत होगी क्या? इतने भी बुरे दिन जो है एक डिवाइड करने में अगर तुम लोग इतना समय लगा रहे हो रैना कोठारी, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? चलिए एक नया क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं, जरा करके दिखाओ बेटा इसको। सॉलिड हैविंग formula AB
कैटायन ए occupied octahedral voids. If anion has radius of 241.5 picometer, then what should be the minimum radius of then what should be मिनिमम और नहीं लिखते हैं, मिनिमम एंड लिखते हैं, मैक्सिमम रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। चलो करो इसको। सर सेकंड का आंसर 176.3। दो आंसर आएंगे बच्चा इसका, बच्चों दो आंसर आएंगे बेटा इसका। नहीं समझा क्या? बोलो। और दूसरा 99.01। हाँ अप्रोक्सीमेट ठीक है, अभी चेक करता हूँ बेटा, आंसर इसमें है नहीं, मुझे फाइनली वो निकालना ही पड़ेगा। लिख के मैसेज में टाइप करके दो यार, मुझे पता तो लगे नाम से ही कौन दे रहा है। हो गया क्या? और कोई खास टाइप का, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा एक और नई बात बताता हूँ चलो आपको। एक क्वेश्चन जेई एडवांस के पेपर में आया हुआ है, लेकिन तो इस क्वेश्चन को बाद में करवाएंगे, फिलहाल तो कुछ और कोई ऐसा खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। मैसेज में आंसर क्यों नहीं दिए भाई आप लोगों ने? अच्छा सॉरी दे चुकी, कहाँ दिए? 1 2 3 4 ही स्टूडेंट ने दिए, बाकी लोग कहाँ गए? बड़ी दुख की बात है।
जी एक क्वेश्चन है तो है जी एडवांस के पेपर में। एक मिनट बेटा, एक एडवांस का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। चलो मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सर डायग्राम बना के दिया है उसमें, तो डायग्राम के सर काव्या को ऐड करो ना। कहाँ गई हो? चलो ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नहीं किया क्या अभी भी? स्टूडेंट वॉइस ने ज्यादा किया है, वो मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, गर्ल्स के केस में जो है आंसर नहीं आ पा रहा है, हैं? इधर देखो भाई, अरे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम देखो, सॉलिड हैविंग द फॉर्मूला ए बी कैटायन ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब 0.41 से 0.73। क्वेश्चन ये है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, आपको आंसर देना है। मैं जिसका नाम लूंगा बस वही आंसर देगा। इसमें वो कह रहा है कि एनाइन का रेडियस कह रहा है कि मतलब आर ऑफ, if anion has radius of r of negative equal to 241.5 picometer, then what is the minimum of and maximum radius of the cation? R minus upon, sorry, R plus upon, जो रेडियस ज्यादा होगी, अरे सुनो दोबारा, जो रेडियस ज्यादा होगी, समझ रहे हैं ना? जो रेडियस ज्यादा होगी बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा रेडियस, ठीक है ना। अगर मैं इस रेडियस की जगह पे, चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने सही कर दिया होगा, क्योंकि ये एक बार इसको लिया होगा इसके नीचे और दूसरी बार इसको लिया होगा। एक बार r प्लस अपॉन क्या लिया होगा? 0.41, ठीक है ना, और r माइनस अपॉन 0.73, ठीक है ना। अच्छा, काव्या कोठारी ही ये बताएगी कि इन दो रेडियस की वैल्यू में, इन दो रेडियस की वैल्यू में कौन सा वाला टर्म मैक्सिमम रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला या ये वाला? बताइए। 0.73। ये मैक्सिमम रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? हो भी सकता है, ठीक है, चलो मैंने मान लिया, ओके। अच्छा, चलो दूसरी बात ये बताएगी, वही लड़की, r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.41 माइनस 0.73। अब सपोज आपसे कहता r माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब अगर आपसे कहता है कि r माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करिए, सर हाँ सर वो मिनिमम के लिए 0.41 होगा डिनोमिनेटर में ज्यादा के लिए, और 0.73 मिनिमम के लिए। 2 मिनट पहले कुछ पूछ रहा हूँ तो बताओ, हाँ मैं समझा ही नहीं क्या बोल रही है। अब मैंने कहा सपोज r प्लस की वैल्यू आपको दी है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ बच्चों, कौन सा रेडियस मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू इन दोनों में से मैक्सिमम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर r माइनस आपको निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू किससे आएगी? 0.41। मैक्सिमम वैल्यू किससे आएगी? 0.41। 0.41 से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि सर अगर r प्लस में अगर 0.41 से डिवाइड करेंगे और r प्लस में अगर 0.73 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो वैल्यू y आएगा और ये वैल्यू x आएगा। तो ध्यान रखने वाली ये बात है,
ज्यादा बड़े टर्म से इसको डिवाइड किया गया है, ज्यादा बड़े वाले टर्म से इसको डिवाइड किया गया है, तो आप ये बोलेंगे सर x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि 0.41 की वैल्यू कम है। कम से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, है ना। कम से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ज्यादा, मान के चलो देखो, अगर x बाई 2 प्लस x बाई 4 लिखता तो ज्यादा वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली वैल्यू ज्यादा होती, ये तो कम होती ना, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसी टर्म को। जब 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, और जब 2 से करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी कंपैरिजन टू 4 वाले टर्म्स। क्लियर हुई बात? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूं। एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूं जो आपके 2013 में आया हुआ था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में का एक प्रॉब्लम था। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन था देखिए, कह रहा था द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस arrangement of x minus around a ion in solid ion in solid a x is given in figure बनाऊंगा अभी, if the radius of x minus is 250, the radius of a plus is, क्या होगा a plus का रेडियस। कहीं पे दिक्कत हो रही तो पूछ सकते हैं। कैसा बनाया था देखिए उसने डायग्राम, ठीक है। तो डॉट डॉट करके बनाया था, चलो मैं एक्चुअली डॉट डॉट करके बनाऊंगा तो आपको नहीं दिखेगा, तो मैं इसको पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना, इधर आपका a प्लस है और बाहर आपका x माइनस, और दिया कुछ नहीं है बेटा, समझ जाइए, ऐसा ही कुछ था। जरा करो तो इसको सॉल्व, कितने लोग कर पाते हैं? बहुत सिंपल है, अगर नहीं कर पाते हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है।
जरा फास्ट भी करिए। तुम्हारा इसके बाद काय का क्लास है? हैं? क्लास है क्या आप लोगों का? हाँ सर। कितने टाइमिंग क्या है क्लास का? टाइमिंग बोलो बेटा। 4:45। अच्छा, तो मतलब 4:45 को मुझे छोड़ना पड़ेगा। कितने बजे? क्या टाइमिंग बता रखा है बेटा आपको क्लास का? कितने बजे तक होगी बोला ये क्लास? कुछ बताया है क्या? नहीं सर। तो 4:45 तक छोड़ना पड़ेगा मुझे। आंसर कितना है? सही है सब लोगों का? है ना? 103.5 मतलब 105 कर लो इसको। सॉरी 104 कर लो। 104 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आप लोगों को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ा देता हूं। आपके जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं यही टाइप का प्रॉब्लम आता है, और बहुत टाइम पहले से जो है, पहले बहुत बार आता था ये प्रॉब्लम। इस कंसेप्ट से जो है बहुत बार प्रॉब्लम आता था। अब तो खैर थोड़ा सा आना कम हो गया है। ठीक, तो मैं पढ़ा देता हूं आपको क्या है ना? कर दिया होगा शायद सभी ने। ऑक्टाहेड्रल था ना ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स था। ऑक्टाहेड्रल यस सर। और ऑक्टाहेड्रल था तो आपको क्या करना था? रेडियस निकालना था, तो एक को मल्टीप्लाई कर देना था बस, है ना? बहुत ही सिंपल बात। चलो, अभी तक मैंने आप लोगों को यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन समझाया, यूनिट सेल की रेडियस कैसे निकालते हैं सिखाया, उनका रेडियस रेशियो क्या है ये सब सिखाया। अब हम लोग सिखाते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या सिखाएंगे? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है वो आप डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग जरा ध्यान से देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जनरली अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना? तो इस डेंसिटी ऑफ डी ऑफ यूनिट सेल ऐसे लिखूंगा मैं इसको, डी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय बी ऑफ यूनिट सेल। अब देखो भाई, कोई भी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है बी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू ए इंटू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यू। ये वैल्यू इसमें आएगी। पिकोमीटर में आएगी तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, एंगस्ट्रॉम में आएगी तो उसको कन्वर्ट करोगे, है ना? ये सब आप लोग जानते हैं। अब मास ऑफ यूनिट सेल होगा क्या? मास ऑफ यूनिट सेल
मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है उस यूनिट सेल के अंदर जितने पार्टिकल हैं पर यूनिट सेल में, जितने पार्टिकल हैं पर यूनिट सेल में, उन सबका जो मास होगा वही तो आपको मास ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे। देखो यहाँ एक यूनिट सेल ऐसा है बेटा, देखिए अब पार्टिकल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इस तरीके से पीछे आगे है, इस तरीके से। इन सारे यूनिट सेल का पर यूनिट सेल में, पर एटम में, समझ रहे ना, पर यूनिट सेल में सारे पार्टिकल का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड मास ऑफ यूनिट सेल। अरे जितना इन सबका मास होगा वही तो यूनिट सेल का मास होगा, नहीं समझे? जितना इन सारे के सारे पार्टिकल का मास होगा दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल का मास। इफेक्टिव मास जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव मास, ठीक है ना, जिसको यहां पे इफेक्टिव मास लिख देता हूं। इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम का मास, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम का मास। तो क्या लिखेंगे इसको? जेड इफेक्टिव इनटू ठीक है, मास ऑफ एटम, ऐसे तो लिखोगे। अरे एक एटम का मास, मास ऑफ एटम, एक एटम का मास इंटू जेड इफेक्टिव से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ यूनिट सेल आएगा, नहीं आएगा? सारे इफेक्टिव एटम का मास जो होगा दैट इज कॉल्ड मास ऑफ यूनिट सेल। और आप लोगों ने मास ऑफ एटम को 11th क्लास में पढ़ा हुआ था कि क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई, इस तरीके से लिखते थे, मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, ऐसे ही निकालते थे ना, क्लास 11th में आप लोग ऐसे ही निकालते थे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इनटू मास ऑफ यूनिट सेल, क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएगा जेड इफेक्टिव इनटू एम अपॉन एम ए। ओके, देखो अब इस पूरे टर्म को इसमें रख दो, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो ये अब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, सो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इफेक्टिव इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय Na इनटू ए क्यूब। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, सॉरी ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको बोलते हैं फाइनल फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को निकालने के लिए जो हमारे पास ये फॉर्मूला है यही फाइनल है, ठीक है ना। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? देखो इसमें अब देखो क्या होता है, ए का मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, इक्वल सबका इक्वल किसके लिए होता है, क्यूबिक के लिए होता है ना। ये तो ये किसके लिए है, जनरली क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है, तभी तो ए क्यूब लिखा। अगर मैं सपोज डेंसिटी फॉर ऑर्थोरोम्बिक सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, डेंसिटी फॉर ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के लिए अगर निकालूंगा तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी होता है उसके लिए, तो उसके लिए ए क्यू नहीं लिखोगे, उसमें बुकलेट में दिया रहेगा, बहुत ध्यान से देखना, D इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव। आज तक क्वेश्चन में क्यूबिक के लिए ही दिया था, सिंपल क्यूब के लिए, क्यूबिक के लिए ही दिया था, लेकिन अगर चेंज आ गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, फिर आप घूम जाओगे। M इज इक्वल टू हो जाएगा MA इंटू बी इंटू सी। अब मैंने ABC की वैल्यू अलग अलग करके रख दी, क्यों रखी, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक सेल के लिए A does not equal to B and B does not equal to C. So that's why I have written in the term of A into B into C. मैंने इसलिए A B C के टर्म में लिखा हूं, है ना, समझ जाइए आप।
अब ये बताओ किसी को इस टर्म में कुछ पूछना है क्या? किसी को इस बात से कोई डाउट है तो पूछो। मतलब ये फॉर्मूला आपका किसके लिए? क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। समझ रहे ना? ये क्यूबिक। अब ऑर्थोरोम्बिक आएगा तो चेंज है। क्यूबिक में 3 टाइप के होते हैं। एक आएगा आपका एससीसी टाइप का आ जाएगा, दूसरा आपका आएगा बीसीसी टाइप का आ जाएगा, तीसरा एफसीसी टाइप का आ जाएगा। इन तीनों के लिए हो सकता है फॉर्मूला क्यूबिक में, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सा, है ना, ये हेक्सागोनल वो तो अलग अलग है। ठीक है, वो उनकी वैल्यू खुद से खुद देगा, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे नहीं तो उसकी। चलिए 5 मिनट कुछ टाइम बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि न्यूमेरिकल एक करवा देते हैं आपको जाते समय। क्वेश्चन नंबर जो भी है, ए एफसीसी एलिमेंट MW equal to 60 has a as length of has a as length of 400 picometer। ठीक है ना? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल? सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना? पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12। ठीक है ना? 10 टू दी पावर -12 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बोलो बेटा, रैना कोठारी कर पाएगी? Yes, sir. या मैं ही कर दूं बोर्ड पे? चलिए इधर देखो, फिर इधर देखिए, टाइम हो रहा है क्योंकि आप समय लगाओगे। समय तो मैं बताऊं, बात तो एक ही है, होना कुछ नहीं है उसमें, वो एक ही जैसा सर। देखिए यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी, z इक्वल टू 4 हो जाता है, और a की वैल्यू आपको दिया है 400 पिकोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 400 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर। m की वैल्यू उसने 60 ग्राम के अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा z इंटू m डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। z इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 400 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू का क्यूब। 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू ये हो जाएगा 16 इंटू ऐसा, इंटू इसको ऐसे लिखूंगा मैं, इसका क्यूब बना रहा हूँ, 64 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -36।
है ना? इतना ही आ रहा होगा कुछ, देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इसको एक काम करें, इसको 10 से कैंसिल कर दीजिए, इस वाले को राउंड फिगर में आंसर निकालो बेटा, ठीक है ना। और इसको 4 से करिए, इसको मैं करता हूं, जरा देखो 4 16 से इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे देख लो, है ना। और अब क्या बचा भाई, अब तो कुछ भी नहीं बचा। देखो क्या हुआ इधर देखो, तो क्या बना है, नीचे क्या बचा हुआ है देखिए, 1 अपॉन, देखिए 16 इंटू ये 10 टू दी पावर, इसको 22 कर दो, 10 टू दी पावर 22 इंटू 6, ये इधर से 10 टू दी पावर 22 और 6 कितना हो गया, 28 टू दी पावर 36, तो इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर में, कितना बचेगा बेटा 8, माइ प्लस का 8 हो जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा। कितना आ रहा बेटा आंसर, कितना आ रहा है बेटा 0.06, ऐसे ही आ रहा है क्या। Yes, sir. Yes, 0.0625. ग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर में ही तो किया, यही आ रहा है क्या, देखो तो। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. चलो एक बात बताइए, अच्छा विधि ने क्या लिखा है 6.23, ऐसा क्यों लिखा। 10 टू दी पावर कहाँ गया, गायब कर दिया क्या, विधि ने क्या किया, कहाँ गया बेटा 10 टू दी पावर, गायब कर दिया। मेरा तो वही आया। 10 टू दी पावर आया ही नहीं क्या, नहीं सर, तो कहीं ना कहीं तुमने रॉन्ग किया होगा ना, नहीं। सही है पूरा है, क्रॉस चेक करो उसको, क्या कह रही है। शायद कुछ गलती हुई। हाँ कुछ गलती हुई है, उसको क्रॉस चेक करो बेटा, तुमने ये शायद ए का क्यूब नहीं लिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है ना। और देखो ये बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और भी मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। अच्छा स्क्रीन में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि वहाँ यहाँ पे नेटवर्क कम है, कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है क्या स्क्रीन देखने में आप लोगों को, No, sir. क्लियर है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या। Yes, sir. तो टाइम भी हो गया है, तो मुझे क्लास रख देना चाहिए अभी, है ना। ठीक, आप लोग जो है इसको पढ़िएगा आराम से घर पे, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग इससे रिलेटेड कल और सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए जो है आपको जो है नए क्लास का टाइम हो रहा है आपका, ठीक है ना, चलिए ठीक है।